निंदा करोगे वो भी अधिकार है ना, इंडिविजुअल राइट है। कौन से आर्टिकल में? रोजी रोजी रोटी का 15 में कैसे? देखे नहीं थे कल? खाली पेज गिनते हो, इतने पेज का होगा? सिर्फ लिखने से नहीं ना होगा, किताब में तो बहुत सारी चीज, तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की तैयार किया हुआ। हम देखते हैं, लेके चल, जरूरत नहीं है लेके चलने की हमको, दिमाग में रहता है। आपका दिमाग जो है सुपर कंप्यूटर का सुपरा कंप्यूटर है, नेचुरल कंप्यूटर है। ऐसा अभी एक कल बताया था, राइट टू प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट उस पर भी ध्यान दिया था, इंटरनेट सोशल मीडिया वगैरह का यूज को। वो कौन से आर्टिकल में है? हमारी प्राइवेसी, हर आदमी की प्राइवेसी है ना, इंडिविजुअल। हमारे पास अचानक से नहीं घुस जाएगा, हमारी कोई डायरी कुछ ऐसा नहीं देखे, प्राइवेसी बोलते हैं। नहीं, कुछ ऐसा तुम्हारे पास रिपोर्ट है, तुम तैयार किया ना, नहीं है कन्फिडेंस, आनंद नहीं क्या इसमें है। हुँ? इसी की बात कर रहे हैं ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समान, कानून का समान संरक्षण, विधि का शासन है ना, रूल ऑफ लॉ। हम लोग रूल ऑफ लॉ से शासित होते हैं कि रूल बाय लॉ से शासित होता है? गवर्न कैसे होते हैं हम लोग? कानून का शासन है कि कानून द्वारा शासन है? नन इज अबव द लॉ, कानून से ऊपर कोई नहीं है। नहीं। अच्छा, हम लोग यदि किसी व्यक्ति को गोली मार दें तो क्या होगा? मुकदमा चलाया जाएगा ना। पुलिस किसी को गोली मार देती है तो मुकदमा चलता है, चलता तो है, लेकिन चलता है, सामान्य स्थिति में नहीं चल सकता। क्रिमिनल को गोली मार दी, एनकाउंटर हो गया, सही तरीका से एनकाउंटर किया नहीं, क्रिमिनल भी उस पर गोली चला, भागते समय एनकाउंटर अपने सामने, सबको गोली। हालांकि राइट टू डिफेंस है हम लोग के पास, कि तुम्हारी जान पे यदि खतरा आ जाए, तुमको कोई मारने की कोशिश कर, सेल्फ डिफेंस का राइट है, पता है ना। ऐसी स्थिति में तुम यदि किसी जान चली जाती है, कोर्ट में मुकदमा तो चलेगा, लेकिन क्या होगा? चल हो जाओगे, बड़ी हो जाओगे, साबित करोगे ना कि हाँ मेरी जान खतरे में, अपने आप को बचाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने मार दिया। ऐसी स्थिति बन गई कि मैं से हो, क्या होगा? बच जाओगे। इंटेंशनली किसी को, पुलिस इंटेंशनली किसी को यदि मार देगी, क्या होगा? तो भी वही लॉ लागू होगा जो राजस्थान वाला एग्जाम्पल तो उन्होंने बताया था ना, 5-6 गांव के लोग जो बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है, सर्टेन टाइम में बैन कर दिया न्यूज। लेकिन जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, MISP है, और भी बहुत सारे लोग का क्या था, वो लोग की मूवमेंट तो होती थी ना, तो घूमने जाते थे कि चेक करने जाते थे, ये देखने जाते थे कि कोई वायलेट तो नहीं कर रहा, नहीं। तो ये किस चीज़ में आएगा? ये 2 पार्ट मैंने बताया था ना विधि का, पहला क्या था? नोट सब किए थे ना कॉपी में,
गर्दन हिलाती है। कल ये चीज़ मैंने बताया नहीं था, डायसी का, हेवी डायसी का था, विधि का शासन, नकारात्मक पक्ष का, नकारात्मक अवधारणा कंसेप्ट ब्रिटेन से लिया गया, सकारात्मक कानून का संबंध। कल क्लास की थी, हाँ? क्यों नहीं है कॉपी में? वाई द रीजन दिस फैक्ट इज नॉट इन योर कॉपी? क्यों नहीं है बताओ? हाँ, क्यों नहीं नोट की थी? अगर नोट नहीं की थी, चलिए मैंने बोला तो था 2 बार 3 बार से कम तो नहीं मैं बोलता, दिमाग में बात क्यों नहीं थी? ब्रिटेन से लिया गया, एक यूएसए से लिया गया था। कानून का समान संरक्षण, समान परिस्थिति में समान व्यवहार, असमान में असमान व्यवहार, आपसा बताया था। आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट बताए थे कि नहीं बताए थे? नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू कश्मीर में भी हाल तक था, अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है। बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें कटौती कर दी जाती है। मूवमेंट वगैरह की बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उस पर भी बहुत तरह का प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो ऐसी स्थिति क्या हो गई? सामान्य क्या सामान्य? नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, तभी नहीं सब किया जाता है। तुमको कहेंगे घर से बाहर नहीं निकलो, कर्फ्यू लगा हुआ, सामान्य स्थिति है क्या? सामान्य स्थिति है। सामान्य स्थिति, माना समान तो समझते हो ना? ये जो तो जो फर्दर एक्सप्लेन किया गया, व्यापक विस्तृत रूप से जो इसकी व्याख्या की गई थी, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिव, गोपालन डिस्प्यूट जो बात था, जो केस था, जो भी समझो, इसमें बहुत सीमित था, तो सीमित है तो कोई बात ही नहीं करेंगे। में ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में किया गया था, तो मेनका गांधी, मेनका गांधी का नाम सुना है? कौन है मेनका गांधी? मेनका गांधी कौन है? वही दिस मेनका गांधी, बताओ, कभी नाम सुना था मेनका गांधी? सोनिया गांधी का तो सुने, मेनका गांधी का नाम सुने कि नहीं सुने? कितने लोगों ने मेनका गांधी का नाम सुना? किसी ने मेनका गांधी का नाम नहीं सुना? हाँ, कौन थी मेनका गांधी? कौन है मेनका गांधी? सोशल वर्कर है, साइंटिस्ट है, पॉलिटिशियन है, क्या है? संजय गांधी का नाम सुना था ना? इंदिरा गांधी का जो बेटा, पत्नी केंद्रीय मंत्री रह चुकी, शायद एनिमल राइट्स की बहुत बड़ी पैरोकार है, काम करती पर्यावरण वगैरह को लेकर, खासकर एनिमल राइट्स में ज़्यादा नाम है मेनका गांधी। यही गई थी, सुप्रीम कोर्ट गई थी 1978 में। ये जो डिस्प्यूट हुआ था 1978 में, समझे? में सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी विस्तृत व्याख्या करके ये सारी चीज़ बताया। क्योंकि जब, अच्छा, हम लोग यहाँ तो पता ही है कि लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बहुत सारे देशों से लिए हैं, सही है। ब्रिटेन में तो लिखित नहीं है, लिखित संविधान है। तो वहाँ जो मैंने पीछे बताया कि 1215 में मैग्ना कार्टा, फिर आगे चल के 18वीं शताब्दी में बिल ऑफ राइट्स वगैरह हुआ, अमेरिका में भी हुआ। क्या तो चलो उस समय तक उपनिवेश कॉलोनी था, इंडिया भी रहा। लिखित संविधान क्या कहा? लिखित संविधान, लेकिन खुद ब्रिटेन, हम लोग भी कॉलोनी रहे हैं, तो उसका नहीं है। तो बहुत सारे जो वहाँ लोगों को राइट्स मिले, बहुत सारे जो फ्रीडम्स मिले, तो ये सब जो जुडिशियल जो डिसीजन हुआ, एक प्रिवी काउंसिल वहाँ बोलते हैं, तो प्रिवी काउंसिल, अब तो खैर अपर हाउस जो वहाँ, उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है। तो लोअर हाउस, जैसे हम लोग यहाँ अपर हाउस को क्या बोलते हैं? राज्यसभा। अपर हाउस हम लोग यहाँ क्या है? लोकसभा। अपर हाउस है वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लोअर हाउस है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जानना चाहिए आपको, बेसिक चीज़ यही सब पूछता है।
अटेंड एसएससी, निम्न सदन किसको क्या बोलते हैं, उच्च सदन कौन, राज्य में कौन होता है उच्च सदन, और आप हम लोग के यहाँ स्टेट में क्या है, बिहार में क्या है? हाँ, तो विधान परिषद अपर हाउस है कि लोअर हाउस है? हाँ हाँ हाँ, बिहार स्टेट सब में यही होता है, यहाँ भी असेंबली होगा तो यही, दिल्ली स्टेट नहीं है लेकिन असेंबली, पुडुचेरी पंडिचेरी उसका पूरा नाम था, वहाँ भी असेंबली है। बताते हैं ना, तो ये नहीं बस ऐसे ऐसे देखे, ऐसे ऐसे देखने से नहीं होगा, दिमाग में रखो। बोला ना कि हम लोग का दिमाग जो है ना, तो बहुत चीज़ है। ये नहीं सोचो कि बादाम खाएंगे दूध पिएंगे तो दिमाग मजबूत होगा, दिमाग का भी एक्सरसाइज होता है, सिर्फ जिम जाने से कुछ नहीं होता। दिमाग का एक्सरसाइज सोचने से होता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, विचार आएंगे तो व्यवहार भी तुम्हारे प्रकट होंगे उसमें, और रहोगे ना ठीक से। को क्या लगता है बैठ के रट लिए, याद ही नहीं रहेगा, भूल जाएगा। कंसेप्ट रहेगी तो पूरी जिंदगी याद रहेगी, 70 80 90 साल के भी रहोगे। राम जेठमलानी नाम सुने, वकील था, बहुत नामी वकील, इंडिया का, 94 5 ईयर्स में डेथ हुई है। हाँ, अब वो कुछ साल, 1 आध साल मुझे लगता है कोर्ट नहीं गया, एज हो गया तो फिर शरीर भी तो उसी तरह, लेकिन मेमोरी, उसकी मेमोरी में कमी नहीं आई थी। ये कभी कमजोर भेजा, हम लोग का दिमाग कभी कम, बीमारी किसी को हो गई तो अलग चीज, नॉर्मल स्थिति है, सोचना चाहिए। पढ़ो तो सोचो, 1 घंटा पढ़ो तो आधा घंटा कम से कम उस चीज़ को क्या पढ़े, याद रहेगी, ऐसे याद नहीं रहेगा। ये नहीं सोचो कि आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 20 में क्या था, आर्टिकल 20 में मैंने क्या बताया था? कॉपी उलट रहा है, नहीं लिखा, लिखा तुमने सीधे, हाँ। तो ये तो बहुत देखो, दुनिया में सबसे आसान है ना कहना, ना कहने से क्या होता है, नेगेटिव पर्सनालिटी डिनोट होती है, चीज़ें थोड़े माने जाती। कोई चीज़ नहीं भी तुमको आती है, कोई चीज़ नहीं भी करने में तुमको लगता है अभी एबुल है, सक्षम है, तभी ना नहीं बोलना चाहिए। हाँ बोलोगे तो हाँ हो जाता, पूछेंगे शादी होगी तुम्हारी, कहोगे ना तो कभी नहीं होगी, 10 बार 10 जिंदगी में नहीं होगी तुम्हारी। अब बोलोगे हाँ तो एक जिंदगी में हो सकता है तुम्हारी 10 शादी हो जाए। ना नहीं बोलो। क्या था 20 में, कल किसी ने नोट किया, खाली नोट करने के चक्कर में रहता है, नोट किए थे कि नहीं किए थे कोई? आर्टिकल 20 क्या बताया था? हुँ? क्या कितने में? इधर आओ, आगे बैठो। 368 में नहीं आए थे तो नहीं बोलो ना, ओनली देन यू स्पीक व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट समथिंग, ऐसे नहीं बोल देना चाहिए। नहीं जानना अपराध नहीं है, कोई चीज़ नहीं जानते हो इसमें कोई अपराध की बात, या कोई क्या कहते हैं उसको, में कोई तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, में कोई शर्म नहीं है, हया नहीं है, नहीं मत, नहीं जानते हो तब, इसी तरह नहीं जानते हो तभी ना जानोगे, नहीं जानते हो तो बोलो नहीं, गलत चीज़ नहीं बोलना चाहिए। चुप रहोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि तुम मूर्ख आदमी हो कि विद्वान आदमी हो, पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो। जहाँ जुबान खुली, ऐसे लोग पकड़ लेता है, कितना भी सूट टाई चेन वन लोग पहने हुए हैं, डायमंड पता नहीं क्या क्या, पोर्टेड गाड़ी से चल रहे हैं, वॉलेट दिखा रहे हैं, बहुत सारा पैसा है ना, पता चल जाता, पता ही नहीं चलेगा आदमी का क्या पढ़ा लिखा है क्या नहीं।
लेकिन जहाँ वो मुंह खोलेगा, एज ही ओपन्स हिज माउथ, क्या होगा तो पता चल जाएगा कि वो डफर है कि क्या लर्नड पर्सन है। चलाए थे तुमसे, तुम आए थे कल, तुम आए थे कल, तुम क्लास किए थे मेरा, नोट किए थे कुछ नहीं, तुम, बहुत दुख की बात, सब थे। मैंने कल ही कहा था कि मैं बिना पढ़ाए हुए कभी कुछ नहीं पूछता हूँ, बोले थे कि नहीं बोले थे सब? कल कोई बोला था ना सर 15 पेज हो गया, 17 पेज तो गिन रहा था, लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूँ कि आर्टिकल 20 में क्या है, तो सर मैं नहीं आया था। तुम आई थी, इधर से भी वही जवाब सब। तुम भी नहीं है, तुम भी नहीं है, कोई नहीं आया, नहीं कोई नहीं आया था ना, सिर्फ वो आई थी, तुम भी नहीं आई थी, आई थी, क्या की थी? मेरा चेहरा देख रही थी सर कैसे पढ़ा रहा है, तो 17 तक लिखी थी, 16 तक, 14 में क्या, आर्टिकल 14 क्या था? नीचे नहीं देखो कॉपी, अब बताओ, अपवाद में बताते 14 में क्या है, राइट टू क्या? हम्म, से पूछ रहे हैं कि तुमसे जब पूछे तो बताया नहीं तुम, हाँ, राइट टू क्या है? अच्छा, अवसर की समानता, ये अवसर की समानता किस किस चीज के लिए है? प्रेम्बल में है ना, तो प्रेम्बल का तो सब एक्सप्लेन किया गया आगे। अवसर की समानता किस चीज में है? सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है वो किस आर्टिकल में है? 15 में है कि 16 में है? 16 सब क्लॉज 4, हमको कैसे याद है, रट लिए थे क्या हम? कॉपी देखने से बेटा काम नहीं चलेगा, आनंद लिख लिख रहे हैं, सुनने से, देखने से, समझने से, नहीं तो कुछ नहीं होगा। नौकरी कर लेने से नहीं कुछ होता, नौकरी मिल भी गई तो फिर नौकरी करना मुश्किल हो, तुमको पता नहीं होगा। बॉस मेरे जैसा बॉस होगा, डेली सुबह शाम तुमको डांटेगा, 2 दिन में नौकरी क्विट करके भाग जाओगे, खेल खत्म। काम के आदमी की हर जगह, इवन जो आदमी के बच्चे होते हैं ना, उनका भी उसी तरह से यूज होता है। माता पिता तुमको उसी उसी व्यू से देखेंगे, तुम काबिल नजर आओगे तो तुमको बहुत सारा चीज, बहुत नहीं भी मांगोगे तो मिल जाएगी बहुत। क्यों? क्योंकि तुम काम के आदमी हो। बीजेपी में ही बहुत सारे लीडर हैं, क्या सब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? मोदी में इस तरह की चीज थी तब ना, फिर मोदी के बाद किसी में चीज होगा तब ना पीएम बनेगा, यही ना कंपटीशन है। अब यहाँ डिग्री के लिए आया हो कि कम्पिटिटिव मोड में हो, यहाँ कोई डिग्री हम बांट रहे हैं, ठीक है, काम तो हो नहीं। हम आपके यहाँ टीचर भी नहीं है, गाइड है, मेंटर है, हम लेक्चरर भी नहीं है, कोई लेक्चर भी नहीं दे रहा। ये भी नहीं है कि 40-45 मिनट्स का क्लास है, मैं आया धराधर बोर्ड पे लिख दिया, नहीं, घंटी लग गई, यहाँ घंटी लगती है, लेकिन पता है कितने देर का क्लास। आर्टिकल 21 क्लियर हुआ कि नहीं? 20 का मैटर अब बाद में पूछेंगे, नहीं तो होमवर्क दे देंगे, मैं पीछे अब जाऊंगा नहीं, आगे बढ़ूंगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट आज ख़त्म भी करना है। कल DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ, एक दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। सर भी इंट्रो वाला क्लास तो कर ही दिए थे ना,
फंडामेंटल राइट क्या, शायद मेरा काम था, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसी का काम मैं कर रहा था ना। होमवर्क हो जाएगा, कल मैं पूछूंगा क्लास, क्यों तो आपका टॉपिक हो, पर रोड के आओ, करियर को संभाल लोगे तो काम देगा। आर्टिकल जो 22 है, मैंने पहले ही कहा कि रट के कभी भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 447 टोटल आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 450 मानो, 100 आर्टिकल बहुत, 100 तक। अगर किसी को आर्टिकल पता है, आप ही जानो, मैं बताता हूँ। आईपीसी है, जैसे इंडियन पिनल कोड है, लॉयर होते हैं जो मुकदमा लड़ते हैं, उनको सारे आईपीसी के सेक्शन याद नहीं रहते, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो तो याद है उसको। पुलिस को ट्रेनिंग में आईपीसी पढ़ाया जाता है, उनके एग्ज़ाम होते हैं, कितने उनको पता, उनके बॉस जो होते हैं पीएस, उनको भी ट्रेनिंग जाती। तुम कई बार एसपी जो जाता है थाना देखने के लिए, तो मेरे जैसा होगा तो क्या करेगा, पूछताछ शुरू होगी, पूछ देता है, बताओ फलाना क्या है, हाँ यूज होता है, नहीं तो फिर क्या करेगा, रिमोट तो नहीं करेगा लेकिन थाना से हटा देगा, लाइन में डाल देगा। मनमानी गिरफ्तारी और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो समझो तो लिखोगे, लिखी। मनमानी गिरफ्तारी का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि पुलिस तुम्हारे घर में घुसे, तुमको उठा के ले, कोई चार्ज है क्राइम की, फिर या तो तुम्हारे खिलाफ मजिस्ट्रेट का कोई वारंट, उसके में तुम फरार हो, बार एट लार्ज चारों गायब हो, तो रात में आए हुए हो, पता चल गया, उसको मुखबिर इन्फॉर्मर बता दिया अभी तो घर में है, आके ले जाएगा, चार्ज है, ले गया, पूछताछ होगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर चार्ज है तब भी, और नहीं चार्ज है तब भी, यानी मनमानी आर्बिट्रेरी जो अरेस्ट होता है ना, पुलिस कभी कभी किसी को देखोगे पकड़ लेती, दोनों स्थिति में, इन बोथ केसेस, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की ये ड्यूटी है कि 24 घंटे के अंदर, तुम्हारी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, इन 24 आवर्स, वो तुमको एक मजिस्ट्रेट के सामने में पेश करेगा और तुम्हारी गिरफ्तारी का रीजन बताएगा, फिर कोर्ट उसके मुताबिक मजिस्ट्रेट देगा। हो सकता है कहेगा कि ये क्राइम में इन्वॉल्व है, इसकी रिमांड चाहिए, 3 दिन की चाहिए, 7 दिन की चाहिए, 5 दिन की नहीं। अभी हेमंत पेपर वगैरह तो पढ़ते ही नहीं हो, हेमंत सोरेन का देख रहे थे ना, ईडी उसको पकड़ी, उठाई उसको ना, अरेस्ट कर ली, अपनी कस्टडी में रखी, फिर मजिस्ट्रेट के सामने देखने से भी बहुत सारी चीज़ समझ जाओगे, फिर रिमांड मांगा और इनसे पूछताछ जरूर, पहले 5 दिन का, फिर का पूरा नहीं हुआ, फिर 3 दिन का, फिर जब पुलिस इंट्रोगेशन का काम कर लेती है, क्या करती है, अब तुम चले जाओगे जेल, नहीं तुमको जज मजिस्ट्रेट छोड़ देगा, हमारा काम ट्रायल शुरू होगा ना, प्रोसीडिंग्स के बहुत सारे सेक्शन लगाए जाएंगे। तो ये है कि मनमानी गिरफ्तारी से रोक, तो पुलिस का काम है, अब रीजन बता, मेल करके पुलिस एक्सप्लेन करने में, तो क्या करेगा वैसी स्थिति में, अगर वो कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को, तो मतलब कोर्ट
तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाई तो क्या करेगा, उसी समय में कहेगा भाई इसके खिलाफ तो कोई चार्ज ही नहीं है, छोड़ो, ऑर्डर करेगा छोड़। ये रोक लग गई, मनमानी आर्बिट्रेरी अरेस्ट क्या है। और दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक। कई बार देखोगे कि कहीं पर कुछ ऐसी चीज हो रही है, पहले चुनाव के टाइम में देखो और लोकसभा, तो पुलिस के पास पूरी लिस्ट रहती है, पीसी बोलते हैं उसको, पुलिस के बैड कैरेक्टर अपराधी है, पुलिस को सब पता है, हर जगह हर इलाके में उसके इन्फॉर्मर। तो क्या करती है, कहती है चलिए कस्टडी में, अरेस्ट नहीं करती, उठा के थाना में लॉकअप में बंद कर देती है, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 8 घंटे, 12 घंटे को। किस तरह के आदमी को, बैड कैरेक्टर, घोषित अपराधी है, फरार नहीं है, सोचती है कि डिस्टर्ब करेगा, नहीं रहिएगा खिला, फिर काम निपट गया तो क्या करती है, 24 घंटा से ज़्यादा यदि रखने की नौबत बन गई तो क्या करना होगा, पुलिस को छोड़ देगी कि कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, हाँ तो फिर तो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रिवेंटिव कस्टडी में अरेस्ट नहीं होता, समझे, हम ये निवारक नज़रबंद। डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन और अरेस्ट में अंतर है, रोक के रख लिया, तुमको जाने नहीं दिया जाएगा, नहीं हो सकता तुमको हाउस में ही अरेस्ट कर ले, कि तुम अपने घर से बाहर शाम तक नहीं निकलो, तो क्या हुआ, डिटेन कर दिए ना, तुमको अपने घर में ही कर दिया, घर में नहीं किए तो तुमको बोले चलो मेरी गाड़ी में बैठो, वाली बोलती बैठो चलो, आना वहीं रहना, हो सकता लॉकअप में नहीं भी रखे एक चेयर पे तुमको, तुम क्या है डिस्टर्बिंग एलिमेंट, एंटी सोशल एलिमेंट, ये पूरी लिस्ट रहती है पुलिस की। पुलिस ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा लेती है, कोई भी क्राइम होता है ना, पुलिस को सब मालूम रहता है कौन कौन, तो पता चला कि सारे लोगों को ही पकड़ के ले गए। आया कि मनमानी गिरफ्तारी पे रोक है, आर्बिट्रेरी अरेस्ट नहीं कर सकते पुलिस, पुलिस ने अगर किसी को गिरफ्तार किया है तो बाकायदा विदिन 24 आवर्स नोटिस पर्सन और ए मजिस्ट्रेट। लेकिन एनिमी कंट्री है, एनिमी कंट्री बोलते हैं जैसे हम लोग का पाकिस्तान क्या है, युद्ध लड़, शांति से नहीं रहता। चीन पहले तो नहीं था एनिमी कंट्री, हालांकि वार उसके साथ भी हम लोग, लेकिन उसकी एक्टिविटी क्या है, एनमिटी वाली है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार है। हम लोग का फ्रेंडली कंट्री कौन है, नेपाल है, श्रीलंका, के साथ हम दोनों एक दूसरे, दोस्त कौन होता है, तुम्हारे दुख दर्द को, तुम्हारे मुश्किल स्थिति, तुम मुश्किल स्थिति में हो और तुम पे कोई अटैक कर दे, दोस्त होगा कि दुश्मन होगा। तो इंडिया में अर्थ क्वेक है, पाकिस्तान अटैक कर देगा दोस्त होगा कि दुश्मन वालेगा इसको। लेकिन एनिमी कंट्री पता ही नहीं, एनिमी कंट्री क्या, हम लोग का एनिमी कंट्री कौन है, पाकिस्तान के लिए एनिमी कंट्री कौन है, म्यूचुअल है। तुमको मैंने अपना शत्रु माना, तुम हमको अपना दोस्त मानो, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यह एक अलग फार्मूला भी है, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दुश्मन का दुश्मन, लोग का दुश्मन कौन, पाकिस्तान। पाकिस्तान और चीन में देखते हो, चाइना में कितनी दोस्त, लोगों को तो दोनों से परेशानी होती है, हम लोग का जमीन कब्जा करने तो नहीं जाते, बहुत मदद की है हर तरह से। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर कोटनीस का फैक्ट, चाइना में फ्लैग वगैरह बहुत
वाले की बात बहुत किया उन्होंने। चाइनीज चाइनीज पीपुल लीडरशिप, वो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट चाइना की बस क्या कर लिया। इलेक्टेड नहीं ना, जैसे वोट कास्ट करके चुनते हैं गवर्नमेंट, वैसे नहीं। तो ये चीज शत्रु देश के लोगों को ये छूट नहीं, ये अधिकार नहीं है। पता चल गया पाकिस्तान का अवैध तरीके से इंडिया में आया था, अवैध तरीका से मतलब पासपोर्ट वीजा लेकर भी आया, अगर संदेह हो गया एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है या कुछ, देखो हो गया मेरठ उरठ में कुछ लोगों को पकड़ा गया, आ गया ISI एजेंट है, ठीक है, केस किया जाए, अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन कहीं से देख तो दोनों में से दोनों राइट्स उसको नहीं, मतलब दोनों पार्ट उसको नहीं है, मनमानी गिरफ्तारी की कैटेगरी में वो नहीं आएगा। पता चल गया इसका कोई लिंक। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन भी उसकी नहीं होगी, ये नहीं है 7-8 घंटा 10 घंटा बाद में 24 घंटा से अघोषित गिरफ्तारी है। इस कभी कभी देखोगे करके ले जाती है और समय तक पता ही नहीं चलता, 3-4 दिन 5 दिन 7 आ गया, फिर रिपोर्ट होती है पुलिस के लिए, आगे देखेंगे हैबियस कॉर्पस बंदी प्रोटेक्शन, तो अंदर है तो गायब है मान लिया क्या जी, इन्हें कोई तो उसका होगा ना, क्या करता हो हैबियस कॉर्पस। चलो नोट किए, अच्छे से समझ गए, किसको किसको किस तरह के लोगों को ये राइट्स प्राप्त नहीं, मित्र देश के लोगों को कि शत्रु देश के लोग, पूछ देगा दे देगा, ध्यान रखना देश के लोगों को ना तो मनमानी गिरफ्तारी से वो चीज़, ना ही निवारक नजर, ये राइट्स उनको। क्या हुआ, पे लिखने की क्या बात, 4 बार तो मैंने बोला सामने, वैसे PDF ने क्यों तैयार करवा कि तुम अपना लिखना भी है तो लिखते रहो, मैं जो बोल के समझा रहा हूँ बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं ना, एग्जाम्पल था इस तरह से, हाँ कि नहीं था, क्या बताया मैंने, मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजर, कौन से आर्टिकल में था? यह हम लोग इंडिया के सिटीजन है, हम लोग को प्राप्त है, हम लोग इंडियन सिटीजन है ना, ये राइट हम लोग को प्राप्त है कि नहीं है? शत्रु देश के जिनको प्राप्त है, पाकिस्तान के लोगों को ये राइट यहाँ आएंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। आर्टिकल 23 ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, निवारक नज़रबंदी का मतलब है कि तुमसे लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सके, हमारे बाहर रहने, स्वतंत्र रूप से विचरण करने, फ्री मूवमेंट, जो तुम इधर उधर जा रहे हो, टावर चौक नहीं जा रहे हो तो तुम डिस्टर्ब कर सकते हो, मतलब कोई इस तरह की एक्टिविटी होने वाली है, कोई लीडर आने वाले हैं, हाँ वहाँ हुड़दंग मचा सकते हो अपने ग्रुप के द्वारा, इलेक्शन का टाइम है तो तुम वहाँ बूथ उतने EVM में जाके गड़बड़ी कर सकते किसी हो, इस रिकॉर्ड में तुम क्या हो, बैड करेक्टर हो, तुम डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो, तुम एंटी सोशल एलिमेंट हो सकता है, तुम एंटी नेशनल एलिमेंट हो सकता है तुम बेल लेके अभी बाहर हो सकता है तुम कोर्ट से एब्जॉल्व हो गए हो, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर तो दागदार हो गया ना, एक बार कैरेक्टर तुम्हारा यदि प्लॉटेड हो गया, मलाइंड हो गया तो क्या है, फिर कुछ भी करोगे तो डिटर्जेंट से साफ नहीं होगा, वाइट आदमी का वो चीज़ सबसे बड़ा एसेट, गुड कैरेक्टर,
सरकारी नौकरी में तो ये चीज़ सबसे पहले देखी जाती है, पूछा भी जाता है यूपीएससी वगैरह फॉर्म में के खिलाफ कोई मुकदमा तो पहले करना पड़ेगा। नेता लोग चुनाव लड़ता है, पूछता है कि नहीं पूछता, लोग से एफिडेविट लेता है कि नहीं लेता। नौकरी हो सकती है लेकिन तुमको मेंशन करना पड़ेगा। नौकरी तुमको दे देगा, हो सकता है तुमको अच्छा प्रमोशन नहीं देगा, अच्छा फील्ड तरह की चीज होती है, अच्छे मार्क्स लाओ तो सब चीज़ें कार के नहीं क्या रहोगे, कार तुम पे हेड कैरेक्टर है, हमारे खिलाफ मुकदमा चल चुका है, साल जेल की सजा भी काट ना फॉर्म में फिलअप। नेता लोग से करवाया जाता है, क्या नेता को चुनाव लड़ने से रोका जाता है? जैसे ही सजा हो गई, कन्विक्ट हो गए, क्या होती है, अब तो बन गया, पार्लियामेंट पास कर दिया उसको, लालू जी की सजा चली गई, 6 साल चुनाव से टर्न पूरा। बंधु आप बेकार कांत, काम करवा लिया, पैसा नहीं दिया, बेकार। हम काम करवा लिए अपना 8 घंटा 10 घंटा 5 जो भी हो, और तुम्हारे जो ऊँच नताना जिसको इम्यूनरेशन इंग्लिश में बोल, वो क्या किया है, के लिए क्या किया गया, कानून बनाया गया। कानून क्यों बनाया जाता है? रेगुलेट कर सिस्टम को कारण से समाज में क्या रहता है, व्यवस्था डिसिप्लिन बना रहता है, सब कुछ एक सुचारू तरीका से। हर चीज़ के लिए तो डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। आपको पता है कि आपकी क्लास इतने बजे से शुरू होता है ना, नहीं आते हो तो नहीं है कि आप उठे जब मन में आया, एंट्री होगी, एंट्री हो भी गई तो क्लास, खेल किसका खत्म होगा, मेरा कि तुम्हारा? तो बेकार का अंत कर दिया गया। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है कि गल्फ कंट्री वगैरह में देखोगे, बराबर आता है मीडिया उडिया में खबर कि तुमसे पैसा ले लिया एजेंसी को, कहा गल्फ कंट्री में नौकरी दिल, या तो गल्फ कंट्री इधर बहुत चर्चा में रहता है, नहीं तो कनाडा, कनाडा भी बहुत चर्चा में था। कनाडा में अब तुमसे क्या करता है, आपका पास के लिए वीज़ा भी अवेलेबल हो जाए और एक अदद नौकरी भी आपको हम आदमी, चूँकि लगता है तुमको नहीं भी मिले, बैड कैरेक्टर हो तो मिलेगा, पासपोर्ट भी तुम्हारा इशू नहीं होगा, देश छोड़ के भाग जाओगे। इस तरह के स्थिति में क्या होता है कि लोगों को गलत तरीका से गलत डॉक्यूमेंट्स बनाकर, कभी कभी भोले भाले सीधे साधे लोग भी चपेट में आ जाते हैं कि कौन प्रोसेस हो तो दे देते हैं, और नहीं भी रहा तो किसी महंगे कमा दे देंगे तुमको पैसा, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, डॉक्यूमेंट बना दिया, हो सकता है उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जांच पड़ताल नहीं हो। प्रोस्टिट्यूशन में लड़कियों को दूसरे कंट्री दूसरे रीजन से उठा के लाया, भी ह्यूमन ट्रैफिक। ड्रग ट्रेड है, ड्रग जो बिजनेस है, लीगल ड्रग सही है, कभी पकड़ा गया, कई 1000 करोड़ का पुणे वगैरह में छापा मारी हुई है, दिल्ली में हुई, तो उस जगह की लोगों को नौकरी देने के नाम पे कि चलो बहुत अच्छी नौकरी तुम देंगे, बहुत अच्छे, तुमसे काम क्या करवाया जा रहा है, यही काम
तो लालच से कर, फिर धमकी से करवाएगा, फिर तुम्हारा ब्लैकमेल करेगा, बता देंगे, डर जाओगे। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। गलत तरीके से लालच, प्रलोभन, धमकी, दबाव, इस तरह से जब कोई व्यक्ति से काम करवाया जाता है तो शिफ्ट कर दिया जाता है एक रीजन से दूसरे रीजन में, कि इच्छा मर्जी के विरुद्ध। ऐसी स्थिति क्या कहते हैं? किंग कि एक दलेर मेहदी नाम का सिंगर फंस गया, तो उसकी सजा भी होगी। नाम सुना है दलेर मेहदी का? नाम तो तुम लोग किसी का नहीं सुने, पढ़ रहे हो सब करेंट वरेंट के बीच। दलेर मेहदी फंस 2 साल के, सजा भी काटना पड़ा। इसी में फंसा, कनाडा उनाडा भेज रहा होगा। पुलिस को सब पता रहता है कौन आदमी अपने पद और प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह के क्राइम को कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम, सफेद पोस्ट है। तो वो सिंगर, बहुत नामी सिंगर, पॉप नहीं है, पॉप। हम इसके आड़ में क्या कर रहा था? एक अभी नाम बोल रहे हैं उसका, पास से नाम है, नोएडा वगैरह, वो रियलिटी शो में उसका बहुत नाम है। क्या नाम है उसका? हाँ, वो फंस गया अभी ड्रग रैकेट में। उसने कुछ, देखो उसको तो ऐसे ही नाम शोहरत मिल रही, लेकिन उसका तेजा इस्तेमाल किया ना, उसका करियर खत्म। शाहरुख खान का कुछ दिन पहले हम लोगों ने बेटा का देखा, ताकि बाद में साबित हो गया कि वो नहीं था। अब समीर वानखेड़े, उसके खिलाफ सब केस खुल गई कि वो 25 करोड़ रुपया मांग रहा था शायद। अब ईडी ने उसको नोटिस देना शुरू किया। अब उसको दिल्ली आना पड़ता है, पेशी होनी पड़ती है, ये भी जांच चल रही है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो कहीं ना कहीं उसने अपने पद का गलत इस्तेमाल। क्या होगा कल यदि साबित हो गया? IAS IPS भी बर्खास्त हो जाते हैं, जेल काटना पड़ता है। दिल्ली में निखिल कुमार थे, था एरिया में मैं काम से, पता चला कनाट प्लेस एरिया में एनकाउंटर हो गया। कार से बिजनेसमैन 2 जा रहा था गाड़ी ऑफिस। पुलिस को सूचना मिली कि 2 नोटोरियस क्रिमिनल में जा रहे हैं। पुलिस को इन्फॉर्मेशन गलत मिल गई। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया उस गाड़ी, हाँ, और फायरिंग कर दी। ये भी नहीं किया कि पहले वेट करता या खिड़की खोलवाता, होता तो सब प्रोसेस है ना। कुछ नहीं किया, हो ताबड़तोड़ कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है और गोली। निखिल कुमार थे, पड़ा समय से तो लोग एनकाउंटर में शामिल थे। पुलिस के खिलाफ मर्डर केस, सबको लाइफ इम्प्रिजमेंट। उसमें होश नहीं, ऐसा नहीं है कि तुमको मैंने पावर दिया तो तुम, बल्कि जितना पावर उतना सोच समझ के काम करना, उतना हम अधिकार देंगे। तो अब इसमें क्या है? बच्चों को लेकर है, बाल श्रम को लेकर है कि 14 साल से नहीं काम नहीं करवा सकते, भी उद्योग धंधों में, व्यवसाय में उसको इन्वॉल्व नहीं करवा सकते। बाद इसका ये है कि हमारा यदि निजी कारोबार है, व्यवसाय है, उसमें हम उसको लगा तो सकते हैं, लेकिन स्कूल आवर में टाइमिंग होती है, उसको हम, ठीक है, निजी
निजी व्यवसाय, मेरा अपना यदि हो, अपना कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा यदि कोई खतरनाक व्यवसाय करते हैं, केमिकल है या इस तरह का कुछ, ताकि लाइसेंस है तभी तो हम कहेंगे केमिकल का भी, खतरनाक बिजनेस यदि कुछ कर, ड्यू परमिशन, वहाँ पर 14 साल से जो कम के बच्चे मेरे परिवार के भी, उस प्रीमिसेज में भी उनकी एंट्री नहीं होती। काम करना तो दूर की बात है, उस आते उस प्रीमिसेज परिसर में भी इनकी एंट्री बैन है। समझ गए ना बाल श्रम किस तरह से अलाउ है और किस तरह से अलाउ, बिल्कुल बैन है। पहले मैंने बताया हर चीज़ का अपवाद है, लेकिन खतरनाक क्षेत्र में तो कोई अपवाद ही नहीं है। हाँ, तो अपने बच्चे क्या, तुम दूसरे के बच्चे 14 साल, वो भी अलाउ नहीं है। निजी व्यवसाय, दूसरे बच्चे तो अलाउ हो ही नहीं सकते हैं, मेरे बच्चे अलाउ होंगे, मैं कर सकता हूँ, मैं काम करवा सकता हूँ, लेकिन स्कूल आवर में नहीं जी। हर चीज़ का अपवाद है, समझ गए? नोट किए तो किए, नहीं किए तो समझ जाओ। तो सबसे पहले जो बाल श्रम को लेकर जो एक्ट बना था 1986 में, फिर 2016 में अमेंडेड, विस्तृत किया गया बहुत सारे, फिर बाद में रिपोर्ट आई मिर्जापुर में, पता में ईस्टर्न यूपी का क्षेत्र, वहाँ कालीन कारपेट हार्बोर्ड या यूरोपियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, अमेरिका वगैरह में कालीन के यहाँ जो कारपेट बन, क्वालिटी की कारपेट बन, तो बच्चों की उंगलियां बहुत ही छोटी छोटी है ना, जो काम किया जाता है, आमदारी वगैरह जो किया जाता है, तो वो मशीन से तो उस तरह से वो चीज़ नहीं आ सकती है जितना कि जो छोटी छोटी बच्चों की जो उंगलियां होती हैं 10 साल, तो उनका यूज किया जाता था। सब चीज़ को भी रोका गया। पहले इसी सब चीज़ को लेकर 1986 में पहले बनाया गया, फिर देखा गया कि इसका पूरी तरह से इसको प्रभाव में नहीं लाया जा सकता है, अभी भी मिस यूज किया गया अमेंड करके, और वाइड स्कोप पे लाया गया बात। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, हर व्यक्ति को अपने मत विश्वास के मुताबिक, प्रस्तावना में भी है विश्वास धर्म उपासना, तो यहाँ फर्दर एलिब्रेशन किया गया और फंडामेंटल राइट में डाला गया, हर व्यक्ति को अपने धर्म संप्रदाय मत पंथ जो भी समझो के मुताबिक उपासना अधिकार उसको प्राप्त है। 25 से लेकर 28 तक है। यही है, इसमें क्या क्या चीज़ है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, राइट टू इंट्यूशन, कोई भी बच्चा जो जन्म लेता है, दुनिया में आता है, तो किसी भी रिलीजन, किसी भी सेक्ट का टैग लगा होता है कि ये हिंदू है, या मुस्लिम है, क्रिश्चियन, जैन है, बुद्ध, किसी भी बच्चे पे टैग नहीं होता, टैग उस पर बाद में लगाया जाता, ये हिंदू के घर में हो गया, ये पंडित के घर में जन्म लिया तो पंडित नहीं, यहाँ में आया तो उसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं है, कोई विश्वास नहीं, कोई मत नहीं, कोई पंथ नहीं, कुछ नहीं है ना। तो ये राइट टू इंट्यूशन में क्या है, नोट में जो सबसे काम की चीज़ है, जैन धर्म में एक संथारा प्रथा होती है जिसको संलेखन भी कहा जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ोगे ऐसा बताया जाएगा ढंग से। जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये अभी शुरू हुई है कि नहीं? है नहीं, होगी तो। संथारा में क्या होता है कि जैन मुनि जो होते हैं, मॉन्क जिसको कहते हैं, तो क्या जैसे पंडितों में तुम्हें पुजारी हो गया, में तुम मौलवी हो गए, और क्रिश्चियनिटी में फादर होते हैं, नहीं जैन मुनि होते हैं, बुद्ध में भी
बौद्ध धर्म में भी। तो संथारा की प्रथा एक तरह से समझो तो यदि वैसे मानोगे तो ये सुसाइड करना हो गया, खाना पीना छोड़ दिया। विद्यासागर अभी पेपर में आया, जैन मुनि, ये इसी प्रोसेस से अपनी जीवन लीला, ये लीला समाप्त की। ठीक है, बीमार थे, एज हो गया, लेकिन वैसे किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन खत्म करने का अधिकार, सुसाइड करना कानूनन क्या है, बच गए तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलेगा। हालांकि रूप में इसको देखा जाता है कि आदमी ऐसे सुसाइड नहीं कर रहा, जीवन, क्योंकि जीवन बहुत प्यारा होता, आदमी ऐसे जीवन कैसे खत्म कर लेगा। लेकिन यहाँ जो केस है कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को लेकर कि संथारा प्रथा जैनियों में होती है और राइट टू इंट्यूशन की बात, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, तो उसमें उनको अलाउ किया गया है। बात नहीं हो गया, ऐसे तो आत्महत्या माना जाएगा, लेकिन उनको लगा कि अब हम जी कर क्या करेंगे, उम्र हो गई, चाहे कोई बीमारी हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, इस तरह की यदि तो लोग क्या करते हैं, खाना पीना बंद। खाना पीना बंद करेंगे तो कहीं 12 दिन, 15 दिन, महीना दिन, सर्टेन टाइम होता, तब क्या होता, तुम खाना पीना यदि छोड़ दो, एक दिन नहीं खाओ, देखो कितना हालत खराब हो जाता है, किसी कारण से ट्रेवल कर रहे हो, खाना नहीं मिला ढंग से, चलो 2 दिन भी तुम, लेकिन उसके बाद क्या होगी, तुम्हारी आवाज़ बुझी बुझी, कहेंगे क्या नाम है तुम्हारा, भूख लगी है, पहले 1-2 दिन गर्दन हिलाओगे उसके बाद। और सोचो कि इस प्रोसेस से यदि कोई आदमी संथारा या संलेखन उसको बोलते हैं जैन धर्म में, वहाँ पर कहा गया कि नहीं व्याकरण का इंट्यूशन है कि हमको ऐसे चला जाना, लेकिन बाकी के अलाउ नहीं है तो अरेस्ट कर लिया जाएगा, करके अपना चले जाते। तो सारा सिस्टम क्या होगा हम लोग का, क्योंकि भी शरीर मशीन है, फेल करेगा, किडनी खत्म, बहुत तरह की प्रॉब्लम। व्याकरण की स्वतंत्रता नोट करो, जैन धर्म में किया गया है, अलाउ किया गया, अनुमति दी गई है जैन मुनियों के लिए। हो सकता है तुमको करंट में पूछ दे, विद्यासागर हम बता रहे हैं, याद रखना। जैनियों के लिए मान्य है बस, बाकी किसी भी सेक्ट रिलीजन के लोगों को ये चीज़, ये प्रथा, हाँ माने सुसाइड करना इस तरह से सुसाइड ही माना जाएगा। अब हम लोग जो कहते हैं, या हम लोग को जो बताया गया है कि राम ने जल समाधि ली सरजू नदी में, है ना, बोलते हैं ना। सीता के बारे में हम लोग को कहा जाता है कि धरती शायद फट गई, सीता उसमें क्या है, वो तो बात की बात। लेकिन यदि राम की बात करो, थोड़ी देर के लिए मानो कि उन्होंने जल समाधि ले ही ली हो, तो अलाउ तो नहीं, काइंड ऑफ सुसाइड हो गया ना। रावण को न मारा गया तो मर्डर हो गया, उनको तो मारा गया था, ये चीज है। अनुच्छेद 26 है, धार्मिक मामलों में जो रिलीजियस कांग्रीगेशन वगैरह जैसे, या जो उसका मैनेजमेंट वगैरह करना है, कोई फंक्शन करवा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, देखोगे फिर रामनवमी वगैरह जब आएगा तो ये सब, हाँ उसका कैसे मैनेज करना है, कौन कौन उस कमेटी के मेंबर होंगे, हाँ तो ये सब चीज़ तुम अपने उस मुताबिक करो। क्या कहते हैं, मुस्लिम कल्चर में मिलाद वगैरह होता है, वो भी क्या है, क्रिश्चियनिटी में भी देखोगे क्या नाम है, एक्समस के टाइम में इस तरह की चीज़ सब किया जाता है वगैरह। तो अपने जो उसकी जो संस्था है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में चर्च है, हिंदू में मंदिर है, बौद्ध में मठ है, जैनियों में भी वही है, सिख में गुरुद्वारा है, क्या कहते हैं, मुस्लिमों में तुमको मस्जिद,
तो उस चीज़ के मैनेजमेंट करने का का जो मामले हैं, उनके रिलीजियस अफेयर हैं, कैसे शादी ही करना है, तो सब फिक्स्ड है ना हर रिलीजन में। देख मैनेजमेंट का राइट जो है आर्टिकल 6 के बाद है, समझिए आर्टिकल 26 में। हाँ, मैंने जो भी रिलीजियस अफेयर है किसी भी धर्म का, किसी भी सेक्ट का, में वो स्वतंत्र है अपने ढंग से कर। मुसलमानों में, मुस्लिम में शरिया है, शरिया लॉ है। ये लोग में 3 तलाक था, उसको खत्म कर दिया गया, कानून बनाकर उनको जेल हो जाएगी। उत्तराखंड ने हाल ही में बिल पास कर दिया, एक्ट बन जाएगा मान नागरिक से। गोवा में पहले से ही था, आज़ादी से पहले ही था, पुर्तगाली का जब कुल। तो हर सेक्ट, हर रिलीजन का जो रिलीजियस अफेयर होता है, कोई भी, मुस्लिम का मैंने बताया मिलाद है, हिंदुओं में बहुत सारा समागम वगैरह किया जाता है, क्रिश्चियन का ही बताइए दिए द्वारा के टाइम में वो लोग, हम लोग उनके मामले में जाते हैं, हम लोग ऐसे जाते हैं, देखने जाते हैं या इनवाइट किया गया तो हम लोग शामिल हो, लेकिन हम लोग जाके उनमें कुछ अपनी सलाह मशविरा तो नहीं देते हैं ना भाई। उनका यही चीज़ है कि हर धर्म संप्रदाय पंथ के व्यक्ति को अपने धार्मिक मामलों से संबंधित जो प्रबंधन है, या प्रबंध करने की जिम्मेदारी इसमें सर पता ही है। भारत एक भारत का कोई नहीं है, पाकिस्तान का तो पता ही है, इस्लामिक स्टेट, इस्लाम वहाँ पर राज धर्म है। हम लोग के यहाँ भी मुगल काल था, सल्तनत है, इतिहास वगैरह पहले से तो ये नहीं था कि उसमें भारत कोई इस्लाम राष्ट्र था, राष्ट्र के तो कोई के जो भी थे फॉलो करता था। ऐसा तो नहीं था कि उसके एम्प्लॉय हिंदू नहीं थे मुगल काल में भी। धार्मिक मामलों में उनको स्वतंत्रता प्राप्त है, अपने उससे संबंधित जो प्रबंधन है, प्रबंध है, ये आर्टिकल 27 है कि हाँ, कि टैक्स नहीं लगे, धार्मिक कोई भी रिलीजियस टैक्स, तजिया तो भूल जाओ तुम, बाइबल टाइम, नो रिलीजियस टैक्स, ये तुमको ध्यान में रख। आर्टिकल 26 में नहीं, 27। लेकिन कोई मैं रिलीजियस फंक्शन कर रहा हूँ और मैंने तुमसे कहा, मान लिया चंदा काट के दिए, क्या और भी बोले कि भाई डोनेशन तो डोनेट करो, अपनी मर्जी से नाम तो नहीं कहेंगे कि टैक्स लग गया, तो अब तुमको साल में देना ही होगा, चंदा देना, कर देना दोनों। कोई पूजा समिति ने तुमको किट दे दिया 100 रुपये का, 200 जो भी हो, वो टैक्स नहीं है। खैर स्वेच्छा की चीज़ है कि कानून ना, इनकम टैक्स हमारी स्वेच्छा पर है कि देना होगा, देना होगा। सेल्स टैक्स, जीएसटी, रिलीजियस टैक्स है वो, सेकुलर टैक्स सबसे लिया जाएगा, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या क्रिश्चियन, क्या बौद्ध, क्या जैन, क्या। देखो इतने अच्छे से मैं एक एक चीज तुमको बता रहा हूं, समझे? ये होगा कि ये एजुकेशन से संबंधित है।
एजुकेशन संबंधित है कि यह रिलेशन बतलाता है किसके किसके बीच में, राज्य और शिक्षा का जो संबंध है उसके बीच के संबंध को यह दर्शाता है। ठीक है, एजुकेशन का मामला है, नोट करो। और इसी में है माइनॉरिटी के लिए शिक्षा और संस्कृति का उसको अधिकार दिया गया, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना, अपने लैंग्वेज लिटरेचर को प्रोटेक्ट करना, ये सब का राइट उसको। और अल्पसंख्यक के शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, अपने ढंग से वो इंस्टीट्यूशंस खोल सकता है, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपने लिटरेचर को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के संविधान में माइनॉरिटी को क्या किया गया, डिफाइन नहीं किया गया। माइनॉरिटी मेजॉरिटी का दूसरे ढंग से बताया गया। ये कहा गया है कि जिस समुदाय की सर्वाधिक जनसंख्या, मेजॉरिटी हो गया, बहुसंख्यक हो गया, और जिसकी जनसंख्या कम, तो ओवरऑल जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो निश्चित है हिंदू मेजॉरिटी में, शायद मुस्लिम। लेकिन यदि रीजन वाइज चलोगे ना, तो तुमको अभी हम लद्दाख लेके चले, वहां पर कौन है मेजॉरिटी में, बौद्ध है। तुमको मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लेके चलूँ, नागालैंड ले जाऊँ, मिजोरम ले जाऊँ, मेजॉरिटी में, समझे। तो रीजन वाइज लेगा, पॉकेट में लेगा। लेकिन ओवरऑल इंडिया की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है। तो ये चीज़ है कि अल्पसंख्यक को डिफाइन नहीं किया गया, और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जो है संख्या बल के आधार पर निर्धारित होती है कि जिस समुदाय का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा और बहुसंख्यक जिसका कम, संख्या के माइनॉरिटी। लेकिन 1992 में पीवी नरसिंह राव जब प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय एक अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया गया था, और इसमें आइडेंटिफाई करने का तरीका, माइनॉरिटी के आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया। 90, इसको ध्यान रखोगे। 1992 में अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, एक्स्ट्रा में जान लो कि पीवी नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे उस समय में, अधिनियम के द्वारा अल्पसंख्यकों की पहचान करने का तरीका, अल्पसंख्यकों की पहचान करने का तरीका बतलाया गया। अल्पसंख्यक डिफाइन नहीं है भारतीय संविधान में, कहीं पर नहीं है। ये मैंने पहले ही बताया तुमको कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो समूह या समुदाय है बहुसंख्यक, जिसकी जनसंख्या कम है वो क्या अल्पसंख्यक है। इसका निर्धारण कौन करेगा, क्या हुआ, नहीं दिखाई दे रहा, मी से सुन लो, देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो लास्ट लाइन नहीं ना समझ पा रही हो, अल्पसंख्यक वाला, इसमें यह है कि अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में एक्स्ट्रा जानकारी ये रखो कि पीवी नरसिंह प्रधानमंत्री, तो यह आयोग बनाया गया या जो एक्ट पारित किया गया, इसके द्वारा ये था कि अल्पसंख्यक, तो मैंने पहले ही कहा भारतीय संविधान में इसको डिफाइन किया ही नहीं गया, न करने की जरूरत है। जब किया नहीं गया तब क्या करेंगे, काम चल ही रहा है। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया गया कि कौन अल्पसंख्यक है, पहचान करने का तरीका। और संघीय मंत्रिपरिषद यानी कि जो यूनियन कैबिनेट है, इसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसका बस बात इसमें।
या तो लिखो, नहीं तो जो मैंने बोला उसको लिखो, नहीं तो जो दिमाग में चला गया तो अंततः कहता फाइनली तुमको अपने दिमाग में ही रखना है कोई भी, क्योंकि तुम्हारा स्टोर हाउस क्या है? तुम्हारा दिमाग है। दिमाग में भी जंग लगता है, पता है? नहीं सोचोगी, नहीं खाओगी तो क्या होगा? भूख खत्म हो जाती। देखो कभी कभी हम लोग की तबीयत जब खराब हो जाती है, फीवर हो गया, कुछ ऐसा हो गया, हाँ होता है, सबके साथ हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है। तो होता क्या है कि तुम्हारी जब तबीयत खराब हो जाएगी ना, या तुमको तुम्हारी खाने पीने की इच्छा, फीवर वोवर, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे तुमको ना, शुरू में क्या होता है कि जब खाने पीने की इच्छा जब तुम्हारी जब आती है वापस, बैक टू पेवेलियन जब आती है, तो तुम सोचोगे अच्छा कुछ चटपटा चीज़ खा जाए, कुछ तीखा चीज़ खा, खासकर जब फीवर वगैरह हो जाएगा 2 3। फीवर में तो तुमको पता ही नहीं चलेगा। हम लोग के समय छोटे बच्चे थे तो सबसे पहले खाना बंद कर दिया जाता था और बाहरली खिलाया जाता था, और 2 3 4 दिन का जो तबीयत ठीक होती थी तो पतली पतली रोटी, मुझे याद है, और उसको पानी में डुबा के वो दिया जाता था। इतना अच्छा लगता था, क्योंकि 3 4 दिन के बाद मिलता था। टेस्ट तो पहले ही खराब हो जाती थी। आजकल नहीं है, आजकल तुमको फीवर, डॉक्टर खाना आजकल बंद नहीं करता, दवा देगा। हम लोग में सबसे पहले क्या होता था, खाना बंद, उसके स्थान में क्या दिया जाता था, पार्ले, एक पनिशमेंट होती थी। छोटे बच्चे हम लोग थे तो जल्दी बताते ही नहीं थे फीवर है, सोचते थे पास हो जाए टाइम, लेकिन फीवर तो फीवर है, वो कहाँ मानने वाला। तेज हो गई तो पता चल, आंखी से पता चल जाता। तो मुझे देख रहे हो ना, तुमको फीवर है मैं बता दूंगा बिना टच किए कि फीवर। देखते नहीं, डॉक्टर के पास कभी जाओगे, डॉक्टर नब्ज बाद में देखता है, स्टेटस को बाद में। अब तो उसका बदला बहुत कुछ लोगों के पास आ गया, सब बंद कर दिया, शायद थर्मामीटर भी खत्म, यहाँ ऐसे करेगा, क्या बोलेगा, आंख दिखाओ, मुंह खुलवाएगा जीभ देख के, क्या लिखो। यही अल्पसंख्यक का जो निर्धारण किया गया 1992 जो एक्ट बनाया गया, उसके आधार पर 5 धर्म थे शुरू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी। अब डिफाइन फिर भी नहीं किया गया, पहचान किया गया। 1992 में एक्ट बना, बता ही दिया। 1993 में पहचान करके बताया गया कि कौन कौन लोग अल्पसंख्यक है, तो मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, पारसी था, बौद्ध, पहले 5 था। तुमको पूछ सकता है कि बाद में शामिल कौन किया गया, तो 2014 में जैन को पूछेगा। सबसे आखिर में अल्पसंख्यक का दर्जा किसको दिया गया, ये याद रखो, परीक्षा में ये चीज पूछेगा। ये भी पूछ सकता है कि दे देगा मुस्लिम, बौद्ध, या मुस्लिम भी छोड़ दे, सिख दे दे, बौद्ध दे दे, पारसी दे दे, अब न 6 हो गया, और हिंदू दे दे, अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूजन यदि करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो पूछेगा कि बाद में कौन जोड़ा गया। अब बाद में जोड़ा गया तो तुमको पहले ये 5 और ध्यान रखना होगा ना, नहीं तो बाद में कहीं ऐसा ना हो कि तुम पारसी में टिक मार दो। तो शुरू में जो 5 किया गया तो उसी में था 1990, और जैन को 201 पर में किया। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो गया, ये 5 से ज्यादा, ये सबसे ज्यादा हो गया नहीं, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है, शुरू में 5, क्योंकि कंफ्यूजन में डालने के लिए तुमको कर सकता है। तुम क्या करोगे, लास्ट में पारसी मार दोगे, अच्छा पारसी, इसका तो नाम ही नहीं सुने, यही हो सकता है, हो गया खेल खत्म। इसलिए माइन्यूटली पढ़ना पड़ता है, खासकर जो फैक्ट्स जब हमारे सामने हो ना, तो बहुत गौर से देखना पड़ता। और अपने किसी भी जो हम लोग का जो व्यवहार होता है,
कि अपना जो नज़रिया पेश करने का जो हम लोग का जो तरीका होता है उसमें दो ही चीज़ देखी जाती है। एक होता है फैक्ट, तथ्य, और दूसरा होता है तर्क यानी लॉजिक। नहीं कहते हम लोग कभी किसी किसी के बारे में कि ये लॉजिकली बात नहीं करता, ये रीजनेबल टॉक नहीं करता, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे लोगों से डिस्टेंस बढ़ाना शुरू करते हैं। क्या बात करना, हमारी तरफ नहीं बोल रहा है, तो क्या बात करना, लॉजिकल टॉक करता है, अनरीजनेबल टॉक करता है, नहीं बोलते हैं, अवॉइड करना। समझ गया? सबसे आखिर में किसको जोड़ा गया? ध्यान रहेगा ना, फारसी टिक नहीं ना मार दोगे? फारसी, सिख, बौद्ध, ये सब पा लेता। अब इसमें रहने क्या थे? कौन बोला रहने थे? कौन बोला? कौन? अभी हम खड़ा करके उससे पूछेंगे कि क्यों रहने थे? किसने बोला? नहीं, किसी ने तो बोला। हाँ बोला। शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं। कौन बोला? तुम बोले? अरे डरते क्यों? बोले बताओ ना, तो कोई बोला है ना? कौन बोला? someone say something। तो तुम ही इतने लोगों में से किसी ने तेज काटे, वो नहीं बोला, इधर से कोई नहीं बोला। तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि किसी ने बोला। इंटरेस्टिंग कहानी है, इशारा समझोगे तो समझ जाओ। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मैं अभी हिंट दे रहा हूं। एक बार हल्ला हुआ, चोर चोर। लोग दौड़ना शुरू कर दिए। चोर सोचा कि ऐसे तो मैं पकड़ा जाऊंगा, वो भी चोर चोर चिल्लाने लगा। समझे? इंटरेस्टिंग नहीं? समझ गए इशारा मेरा क्या था? जैसे तो बोले, बता मेरा इशारा क्या था? मैं एक्सप्लेन। लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि तुम समझ गए, ये नहीं समझा फिर भी। बोले क्यों नहीं? हम तो बोलने के लिए बोले थे ना। क्या होता है? डायरेक्टली नहीं बोले तो कैसे समझ गया कि उसी को बोला? हम तो एक एग्जाम्पल दे रहे थे, अब वो समझ गया। हमें बोला कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम समझ गए। बाकी तुम में से कोई क्यों नहीं बोला? तुम तो बोले समझ गए, तो क्या समझे? तो पहले तो बोल दिया। पहले ही तो मैं बोला कि मैं डायरेक्टिव तो नहीं बोल रहा था, मैं तो एक एग्जाम्पल दे के बता रहा था। क्या जी, यही काम किए थे ना? आर्टिकल 29। लिपि ज़्यादा नहीं ध्यान रखो, उनके जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, जो कल्चर है, उससे संबंधित है। हाँ, तो संरक्षित रखना मतलब प्रोटेक्ट करके रखना अल्पसंख्यकों के अधिकार है उनकी। हाँ, लिपि स्क्रिप्ट को लिपि बोल। और जो उनका कल्चर है, हर पता ही है, हर सेक्ट, हर रिलीजन का अपना एक स्पेसिफिक कल्चर होता है, एक तौर तरीका होता है, धार्मिक रस्म और रिवाज होता है। नहीं, हर चीज़ में होता है। इवन बच्चे का जन्म होता है तो कहते हैं छठियार, जैसे हम लोग में, हिंदू में, मुस्लिम में भी कुछ होता है, नामकरण संस्कार होता है, फिर जैसे जनेऊ उपनयन वगैरह हो। और शादी, सबसे इम्पोर्टेंट तो शादी है। शादी में तो बहुत अंतर है, हाँ तो रीजन वाइज अंतर हो जाता है। इधर जैसे शादी होगी, तुम यदि उधर जाओ, वेस्ट की तरफ जाओ, अंतर हो जाता है रस्म रिवाज में। ठीक है, बस एक ही चीज़ है हर रिलीजन में। क्रिश्चियन में तो मैंने नहीं देखा लड़की को रोते हुए। शादी में अटेंड किया हूँ दिल्ली में, तो उसमें लड़कियां रोती, एक बूंद चाय मिले।
और हिंदुओं में क्या है, तो मुस्लिम में भी लड़की रोती है। क्यों रोती है? पता है क्यों रोती है? एक तरफ उसको सेपरेशन का फीलिंग होता है, और एक तरफ वो तो रोती है इसलिए, सेपरेशन माने अपना जहाँ उसका जन्म हुआ सब कुछ वहाँ से सेपरेट हो रही, अलगाव हो रहा है। लेकिन भीतर भीतर वो खुश होती है। किधर किधर के लिए? नए घर में जा। बहादुर कौन है, ज्यादा ब्रेव कौन है? लड़का ज्यादा बहादुर होता है कि लड़की ज्यादा बहादुर? लड़की बहादुर ज्यादा होती है, क्योंकि बिल्कुल नए परिवेश में, बिल्कुल नए। अब लव मैरिज नहीं है तो अलग चीज है, अरेंज मैरिज में मैं बात ना, उसको लड़का इस तरह फैमिली का तो पता ही नहीं। ज़्यादा बहादुर कौन? गैलेंट्री अवार्ड किसको मिलना चाहिए? किसी को मिलना चाहिए। शुरू में तो समझती लोग सोचता है क्या ये तो बिल्ली है, देर नहीं हो जाती है, रातों रात ओवरनाइट मेटामॉर्फोसिस होता है। 30 अल्पसंख्यक को अपने शिक्षण संस्थानों, अलीगढ़ अभी इसलिए मैंने कल बताया हुआ था, स्थापित करने चलाने का अधिकार है। उनकी जो कमेटी बनती है, मैनेजमेंट कमेटी वगैरह, इसी को लेकर भी विवाद हो गया ना, कि अगर अल्पसंख्यक का दर्जा था, पता है केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो उसमें दूसरे रिलीजन के लोग सर्टेन परसेंटेज उसका फिक्स था। डिबेट उस पर आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट में चल, देखो फाइनल डिसीजन क्या आता है, लेकिन यह दर्जा उसका खतरे में पड़ सकता है। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, पता ही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो भी, तो नेशनल, इस तरह के इंस्टीट्यूशन को नेशनल प्रॉपर्टी मानते हैं, नेशनल लेवल पे उसको दर्जा प्राप्त। PHU है, पता है, कम्युनिटी नहीं है। उसी बेसिस पे, उसी तर्क, उसी लॉजिक पे सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अलीगढ़ भी नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है, वो किसी पर्टिकुलर, किसी रिलीजन, किसी सेक्ट का नहीं है। फाइनल देखना डिसीजन वही होगा, जैसे BHU वही होगा। ये आर्गूमेंट उसका कमजोर है, माइनॉरिटी कहते हैं पेपर वगैरह थोड़ा सा देख, 31 की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 32 में आ जाओ। हाँ, यहाँ जरूरत ही नहीं है उस चीज को देखने की, तो क्या देखना। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बताइए, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन यदि हुआ तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जाओगे, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जाएंगे, दोनों जगह जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम लोग सिर्फ इसी चीज के लिए जा सकते हैं। हाई कोर्ट में के अलावा भी हम लोग के दूसरे तरह के राइट के वायलेशन होंगे, हम लोग हाई कोर्ट जा, समझ गए ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यदि जाएंगे तो सिर्फ इसी चीज के लिए जाएंगे, और किसी दूसरे राइट के वायलेशन के लिए नहीं जाएंगे। बताइए, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, पूछ देगा, 4 नाम दे देगा, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद ध्यान रखना होगा ना किसने बोला। पता ही आपको तो बस हाईली फैक्चुअल पूछेगा इसी तरह से। और 5 प्रकार के रीट या प्रलेख हिंदी में बोलते हैं, प्रलेख हिंदी में, रीट को क्या बोलते हैं? रीट को बोला जाता है प्रलेख। ध्यान रखना चाहिए, बाइलिंगुअल होना बहुत जरूरी है हर आदमी को। अब एक लैंग्वेज से काम नहीं चलता है, इंग्लिश भी तुमको आनी चाहिए उतनी ही अच्छी जितनी हिंदी। लिखना शुद्ध शुद्ध तो दोनों में जरूर, इंग्लिश को लिख रहा है, स्पेलिंग गलत लिख रहा है, ग्रामर तो बात की बात है, खेल खत्म। मेरा इंप्रेशन तो सबसे पहले उसी समय खराब हो जाता है जैसे ही किसी ने स्पेलिंग गलत लिखा। ग्रामर तो मैं बाद में देखता हूँ, हिंदी में वही चीज़ देखता हूँ।
अधिकार अधिकार अनुसार जो भी है। अरे सर ने तो आप लोग को रटा ही दिया था 5 तरह में, बिना देखे बताओ कौन कौन है। बेटा डिसिप्लिन है, खड़े, जब मैं पूछूं ना तो खड़े हो जाओ, तब बताओ। उसमें नियम है कि जब खड़े हो जाओ तो अपना नाम बताओ, बताओ कौन कौन है। ऑपरेशन संदीप प्रत्यक्ष परमादेव ऑपरेशन वेद। इंग्लिश भी पता है 5 का? इंग्लिश में पूछ देगा तो एक बार को वारंटो हिंदी में लिख देता है ना। बाइलिंगुअल दोनों क्वेश्चन होता है ना, लेफ्ट। तो क्या करता है कि ट्रांसलेशन हो सकता है वो नहीं कर, जो दिया गया हो सकता है वो नहीं कर पाया, भूल गया कुछ ऐसा, तो दे देगा को वारंटो। तो वहाँ भी इंग्लिश में भी को वारंटो लिखा हुआ है, QUOWARRANTO, हिंदी में भी को वारंटो लिख दिया, अधिकार परीक्षा नहीं दिया, लेकिन दोनों जरूरी होता। मैंडेमस लैटिन वर्ड है, इंग्लिश में होगा वी कमांड, हम आदेश देते हैं। चलो देखो कैसे कैसे क्या क्या होता है, पहले 5 ध्यान रहना चाहिए। संधि प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस क्या है? हैबियस कॉर्पस ये है मैंडेमस। सब लैटिन, मैंने कल ही बताया था कि हम लोग के यहाँ जो बहुत सारे जो टर्म है ना लीगल फील्ड में, खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल में, तो बहुत सारा इंग्लिश किया गया, लैटिन लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला है कि जितने भी लैटिन वर्ड है ना, आम लोगों कॉमन लोगों को समझ में नहीं आती है। मतलब हम केस लड़ रहे हैं, कल मैंने एक वर्ड बताया भी था, लिस, LIS, लिस लैटिन वर्ड है, लेकिन इंग्लिश इक्विवेलेंट जो है लॉ, इंग्लिश में उसको लॉ बोलते हैं। अब लिस्ट तुमको दे देंगे, तुम डिक्शनरी खोजने जाओगे, पेपर डिक्शनरी में आता भी नहीं, लैटिन वर्ड है ना। तो क्या क्या इंग्लिश में सबको करो, वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। प्रतिषेध प्रोहिबिशन, सर्टियरी को वारंट, हम ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं बोला बराबर कई बार होता है कि एक को वारंट उठा के हिंदी में लिख देगा, अधिकार परीक्षा नहीं देगा। अब तुम चक्कर में, क्योंकि इंग्लिश लेफ्ट साइड में जो पेज है उस पर भी को वारंट उसी चीज को हिंदी में लिख दिया, तो हो गया चक्कर, अधिकार परीक्षा नहीं देगा। ये 5 बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। 5 तरह का रीट या प्रलेख है, और ये बिल्कुल जुबान पे हमेशा रहनी चाहिए। अरे भैया बहुत जगह पूछा जाता है, हो सकता है तुम्हारी शादी हो और इंटरव्यू में तुमसे पूछे, अरेंज मैरिज करो, लव मैरिज का तो कोई बात नहीं है, नौकरी भी करोगे हो सकता है टेस्ट करेगा तुम्हारा, लड़की वाला देखेगा, लड़की खुदा न खाते इंटरव्यू लेने तुम्हारा। अब आजकल पता है लड़कियां इंटरव्यू लेती है, तो चक्कर में पड़ जाओ, पूछ देगी तो क्या है, लो भले नौकरी कर रहे हो, तनख्वाह नहीं पूछेगी, पता है उसको, देखेगी कि कितना लड़का जानकार है। हो सकता है सुबह शाम तुमको टी ब्रेकफास्ट देने से पहले पूछे, कुछ भी हो सकता है। 33 में है कि देखो हमारे आर्म फोर्सेज, हमारी जो इंटेलिजेंस है, रॉ, IB,
पुलिस, इन लोग के जो क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटी है, उससे संबंधित है, समझे? को लेकर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकते हैं। आगे फर्दर बूस्टर फैक्ट में बता देंगे कहाँ कहाँ पर, फंडामेंटल राइट में कैसे कैसे। ये सब चीज़ मैंने पहले भी कई बार बताया कि जिस इलाके में सैन्य शासन प्रभावी रूप से लागू, जैसे एफसॉप बताया था, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट है, बताया था कि मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दी जा सकती है, बहुत तरह के फ्रीडम को क्या किया जाएगा, कर्टेल किया जाएगा। तब नहीं होगा, लेकिन अशांत क्षेत्र है ना, क्या होगा, कर्टेल कर दिया, हमारे मूवमेंट को रोका जा सकता, खत्म नहीं होगा। तुम इन कटौती, तुम इतना अच्छा अच्छा खाना खाते हो, अब कम खिलाए। तो जिस इलाके में सैन्य शासन यानी कि आफ्सा जैसे एक्ट लागू हैं, पर मूल अधिकार क्या होंगे, कटौती किए जा सकते, खत्म नहीं होगा। सब मूल्य अधिकार से, उसमें आगे बूस्टर फैक्ट में बता देंगे कहाँ पर कैसे सस्पेंड कब होगा, कौन से राइट सस्पेंड नहीं हो सकते। हम लोग के पास क्या है, जो फॉरेन सिटीजन जो आएंगे उनको नहीं है, तो बूस्टर फैक्ट के लिए अलग से रखा है। अनुच्छेद 35 में है कि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए बताइए कि हर स्टेट को भी कानून बनाने का अधिकार है, जो राज्य सूची का विषय है। और संघ जब कानून बनाता है तो संघ सूची के भी विषय होते हैं, जब पढ़ोगे तब आगे टाइम में। तो संघ सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है और समवर्ती कंकरेंट लिस्ट पे बना सकता है। ठीक है, सब विषय है, जब पढ़ोगे उसमें आएंगे तब। समवर्ती सूची पर अगर राज्य भी कोई कानून बनाना चाहता है और यूनियन भी बनाना चाहता है, तो यूनियन सर्वोपरि है और पैरामाउंट होगा, वहाँ पर राज्य का नहीं चलेगा, वहाँ पर किसका चलेगा, दो राज्य के बीच में। ऐसे भी बता रहे हैं, आगे तो पढ़ोगे तो बता। दो राज्य यदि चाहता है कि कोई कानून बनाया जाए, दोनों ज्वाइंट रूप से, जो दोनों राज्य को प्रभावित करता हो, तो वो यूनियन से रिक्वेस्ट करेगा, सेंट्रल से, कि कोई कानून बनाया जाए, सेंट्रल कानून। एकरूपता लाने के लिए संसद जो है वो कानून बनाता है, राज्य तो बनाएगा ही, तो राज्य अपना बनाएगा। मान लिया कि मद्य निषेध है, बिहार अपना बनाया, जो पीछे देखा हम लोगों ने उसको अब इलेबरेट मैं कर रहा हूँ कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। मैंने बताया पहले ही कि तुमको अरेस्ट कर लिया गया, उठा के ले गया, कोई जरूरी नहीं है कि पुलिस ही ले जा। मान लिया मैं ले गया, मैं पुलिस नहीं, कॉमन सिटीजन, मैं तुमको ले गया। अब तुम्हारे रिश्तेदारों को पता चल गया कि मैं ले गया, या नहीं भी पता चला कोई ले गया, तो क्या होगा, मूव करेगा कोर्ट में, इसी में पता चल गया तो और अच्छी बात है, नहीं तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को कहेगा ये व्यक्ति कहाँ है, खोज के लाओ, लाएगा नहीं। अब तुम तो गायब हो, तो तुम्हारे तरफ से तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे भाई, कोई भी, हमारा दोस्त, जानकार, कोई भी, वो फाइल नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे। और यह जो रीट है, यह दोनों के खिलाफ, यानी जो सरकारी सेवा में काम करने वाले, यानी पुलिस, कोई उठा के ले जा सकती है, निजी यानी मैं, हाँ, दोनों के खिलाफ ये जारी हो सकता है। ध्यान रखना, यह रीट यानी कि हैबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण सरकारी सेवकों के खिलाफ, निजी कार्यालय, निजी सेवा, जो भी हो, निजी व्यक्ति, कुछ भी समझ, प्री कमांड परमादेश यह पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ जारी किया जाता है कि अपना वह काम लीगल तरीके से नहीं कर रहा है, जो नियम सम्मत है,
अगर उस तरह से वो काम नहीं कर रहा तो यह, और यह जारी कौन कर, किसके किसके खिलाफ किया जाता है, तो यह ध्यान रखना, या पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक बॉडी यानी कि सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक प्राधिकार का लोअर कोर्ट्स, लोअर कोर्ट जैसे दरभंगा में कोर्ट है तो लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट पटना है तो उससे ऊपर का कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है तो सबसे ऊपर का कोर्ट है, ध्यान रखना होगा लोअर कोर्ट क्या होता है। ट्रिब्यूनल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स होते हैं, और भी बहुत तरह के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट को लेकर भी ट्रिब्यूनल बना है। ट्रिब्यूनल्स के दर्जा होते हैं हाई कोर्ट के बराबर होता है, लोअर कोर्ट में नहीं आता उसका दर्जा हाई कोर्ट के, कुछ ही है स्टेट लेवल पे होगा तो तभी ट्रिब्यूनल होगा, और यदि यूनियन लेवल पे ट्रिब्यूनल बनाएंगे तो वो हाई कोर्ट लेवल का होगा, समझे, ध्यान रखना। और ये किसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है, पब्लिक के तो सब जारी किएगा, पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक बॉडी, लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स सबके खिलाफ जारी किया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए लोग यानी कि प्रेसिडेंट यानी कि गवर्नर, इनके खिलाफ कोर्ट नहीं कर सकते, बाकी सब के खिलाफ, यहाँ के डीएम के खिलाफ, यहाँ के एसपी के खिलाफ, डीजीपी के खिलाफ, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ, यहाँ कोई कोर्ट होगा उसके खिलाफ, स्टेट लेवल पे कोई ट्रिब्यूनल होगा उसके खिलाफ, लेकिन किसके खिलाफ पूछेगा, किसके खिलाफ नहीं किया, तो ध्यान रखना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति जो होंगे उनके खिलाफ, यानी प्रेसिडेंट यानी कि गवर्नर के खिलाफ जारी नहीं हुआ। क्या है पूछो, पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक बॉडी, लोअर कोर्ट्स, और क्या था, ट्रिब्यूनल्स, ऐसे ही याद रहेगा। जिसके खिलाफ जारी नहीं किया जाएगा तो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, क्यों नहीं, क्यों जारी नहीं किया जाएगा, तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करते हैं। क्यों जारी किया जाता है, तो यदि वो अपना कार्य जो है, जो उसकी ड्यूटी है वैध तरीका से, वैध सम्मत यानी नियम सम्मत तरीका से नहीं कर रहा, तब जारी किया जाए। बेटा मैं रहने नहीं दूंगा, थोड़ी देर में टाइम खत्म हो रहा है, काम खत्म करो, कल डीपीएसपी पर होगे। तो वारंटो यह है, इसके द्वारा देखता है कि जो कोई अधिकारी किसी ऑफिस को ऑक्युपाई करता है तो देखता है कि वो लीगल तरीका से, हाँ बैठा है, मान लिया यहाँ के डीएम की कुर्सी पर जाके डिप्टी कलेक्टर बैठ जाएगा, कहेगा मैं ही डीएम हूँ, तो डीएम साहब क्या करेंगे, वो तो चक्कर में पड़ गए, कहेंगे कि भाई मेरी कुर्सी तो चली गई, तो बैठ गया डिप्टी कलेक्टर में, कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पर जो जारी होगा कोर्ट पूछेगा इस अधिकार से आप इस कुर्सी को ऑक्युपाई किए, समझे, वैधता की जांच करता, बात खत्म। सर्टियोरिटी में क्या, सर्टियोरिटी में क्या तुमको यह है कि कुछ हायर लेवल के जो कोर्ट्स हैं, अब सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट कोर्ट है, तो उसके नीचे का कोर्ट हाई कोर्ट, उसके नीचे का कोर्ट लोअर कोर्ट, जैसे जैसे ऊपर, तो अपने से नीचे वाले को जारी करता है। इसमें कहा जाता है कि जो मामला आपके पास है उस मामले को भेजो, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को कहेगा तुम्हारे पास जो मामला है, जो केस चल रहा है उसको मेरे पास भेजो। हाई कोर्ट के पास यदि कोई मामला है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि तुम रोको, मेरे पास भेजो। अब देखो नोट में लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1991 के निर्णय के अनुसार यह रिट पहले प्रशासनिक अधिकारियों को जारी नहीं किया जाता था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, लेकिन अब क्या है 1992 में यह आदेश दिया गया और कहा गया इनके खिलाफ भी जारी होगा, जैसे डीएम के खिलाफ जारी होगा, कमिश्नर के खिलाफ जारी होगा, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जारी होगा, डीजीपी, जितना मैंने सब के खिलाफ में ये चीज़ जारी किया जा सकता है। अगर सिर्फ कोर्ट जजेज या कोर्ट ऑफिस उनके खिलाफ, इसका दायरा क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। आगे बढ़े, हाँ 2-4 मिनट में काम खत्म। कल मैं पूछूंगा, गायब नहीं हो जाना, क्योंकि डीपीएसपी भी मैं खत्म करूंगा।
मैंने पहले ही कहा, बिना पढ़ाए हुए मैं पूछताछ नहीं करता हूँ। मेरे साथ लोग जल्दी घूमना फिरना पसंद नहीं करते हैं, यही पूछताछ होती है। अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, नहीं पूछताछ करेंगे। जो कहोगे सो कर देंगे, नहीं पूछताछ करेंगे। इसका मैं बहुत बता दिए तो मैं बहुत खुश हो जाऊँ, और एक बार खुश हो गए फिर मैं नाराज नहीं होता। एक बार यदि मैं तुमसे खुश हो गया तो फिर तुम कैसी भी गलती कर गए, नहीं तो फिर मैं दुखी रहूंगा, खुश हो ही नहीं सकता। इसमें क्या था? और हम ही से बात, क्या छूट गया? हायर कोर्ट अपने से नीचे के जो कोर्ट हैं उनको यह कहता है, अमुक मामला XYZ जो भी तुम्हारे पास है वो मेरे पास भेजो। ठीक है, क्लियर? अब है नोट में जो था, इसके लिए तुम शायद बेचैन हो रही हो, उसमें यह है कि 1991 में तो पारित किया गया, इसका दायरा बढ़ाया गया, और अब यह प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी जारी किया। ये चीज तुमको ध्यान रखना। प्रोहिबिशन या प्रतिषेध या निषेध जो भी कहो हिंदी में, इसमें देखो इस प्रक्रिया में उच्च न्यायालय यानी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कार्यवाही, कोई जो प्रोसीडिंग शुरू होती है उसको कहता है कि शुरू होने से पहले, या तो अभी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है लोअर कोर्ट में से नीचे वाले, या प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई है, दोनों स्थिति में ये रेट जारी हो जाता है। प्रतिषेध ध्यान रखना है, प्रोहिबिशन अगर प्रोसीडिंग धर्म है, प्रक्रिया जो है हमारे खिलाफ है या कुछ भी, या तो शुरू होने वाली है या शुरू हो गई है, दोनों स्थिति में तो ऊपर का जो कोर्ट होगा, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो उसके ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है तो सुप्रीम, तो कहेगा कि देखो नहीं शुरू किए हो तब भी, और यदि शुरू कर दिए हो तब भी, अब इसको मेरे पास भेजो। ये किसमें है? प्रतिषेध। पोस्टर फैक्ट्स, में एक आध चीज़ नहीं है जो मेरे दिमाग में, मैं भी लिखवा दूंगा। एक आध बूस्टर फैक्ट जो है ना नहीं डाला गया मेरे दिमाग में, नोट करवाऊंगा। एक को बूस्टर फैक्ट में क्या क्या, हाँ, अस्पृश्यता का जो अंत, अनटचेबिलिटी का जो अंत कर दिया गया 17 में, और सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशनरी स्टेप माना जाता है, सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी। ये पूछेगा तुमसे, दे देगा 4 आर्टिकल। अनुच्छेद 17 जो है सबसे क्रांतिकारी अनुच्छेद। तो पता ही है 40वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था, अब यह लीगल राइट है। 300A का जो 97 संविधान संशोधन अधिनियम जो बनाया गया, इसके द्वारा सहकारी जो संस्था है, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है, तो संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं सेंट्रल वाले, अमित शाह जी सहकारिता मंत्री भी हैं। एक बूस्टर फैक्ट में जानो कि रीट याचिका किसी व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा दायर की जा सकती है। मैंने पहले ही कहा, बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी व्यक्ति के खिलाफ भी दायर किया, किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ जारी किया, पब्लिक एंटिटी, प्राइवेट एंटिटी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। फंडामेंटल
राइट का जब भी वायलेशन होगा ना, हमेशा राज्य के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा होगा। ये नहीं होगा, फंडामेंटल राइट में आएगा कि हम तुमको रोक के रखें, खाना खा के ही जाइएगा। तुम हमारा खाना बनने में देर हो सकता है, तुमको अच्छे अच्छे पकवान खिलाना चाह रहे हो, 3-4 घंटा तुम रुक, हमारे रिश्तेदार भाई चले जाएंगे, पता लगाइए। तो खोज के कौन लाएगा? एजेंसी लाएगी ना। खोजने का काम एजेंसी ही करेगी, तुमको भले ही हम रखे हैं, लेकिन तुम जाओगे नहीं ना। अच्छा अच्छा खाना हमको खिलाना, अकाउंट पे ना, खाना में डाल देंगे तब तो जाएगा तुम्हारा कोई न कोई। खत्म हो गया। अब चलो मेरे दिमाग में 2 फैक्टर लिखो, तो लिखना है वो लिखो। कई बार दिमाग में भी ये तुमको है गोल्डन ट्रायंगल। हाँ, तीनों मिला के गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें है क्या वो मैं बता, पूछ देगा एग्जाम में, पूछा जा सकता है कि गोल्डन ट्रायंगल कौन कौन आर्टिकल। ये तीनों तुम ध्यान रखो, आर्टिकल 14 भी है, आर्टिकल 19 भी। मेनका गांधी वाला जो विवाद था 1970 में, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ही इसकी व्याख्या करके बोला था, समझे, कि आर्टिकल 21 निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, वहां भी इस चीज को बोला कि उसको कसौटी पे कसा जाएगा चीज को, लेकिन अकेला नहीं। अगर आर्टिकल 21 में तुमको लगता है कि वायलेशन किया गया या यह चीज होनी चाहिए थी, कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया कि राइट टू प्राइवेसी जो है आर्टिकल 21 का पार्ट था, न्यायिक निर्णय है। संविधान में तो इतना खुल के नहीं ना बताया गया था, नहीं ना जुडिशियल व्याख्या होती है। अगर ये चीज़ अगर मेनका गांधी नहीं जाती, ये चीज़ बताता सुप्रीम कोर्ट, मन से तो नहीं बताता। लेकिन के साथ कहा गया कि आर्टिकल 21 को जो कसौटी पे कसा जाएगा वो आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वलिटी और आर्टिकल 19 यानी राइट टू फ्रीडम, इन दोनों को मिलाकर इसको भी कसौटी पे कसा जाएगा। इसीलिए ये तीनों मिलाकर क्या हो गया? स्वर्णिम त्रिकोण हिंदी में, याद रखना। गोल्डन ट्रायंगल तो इंग्लिश में हो गया। हिंदी में इसको बोलते हैं स्वर्णिम त्रिकोण। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये तीनों मिल के होगा, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20। एक खास बुस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे ही, 15 दिन के बाद आगे बढ़ेंगे। मान लिया आप 1 महीना के थोड़ा, तो मुझे तो मालूम है मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, मैं पूछूँ मैं ये नहीं कहना सर याद ही नहीं है, बादाम नहीं ना खाते हैं सर, आजकल प्योर गाय के दूध नहीं मिलते, नहीं होता। चलो धन्यवाद, खत्म हो गया फंडामेंटल राइट थॉरो, खत्म हो गया। कोई किसी तरह का डाउट हो तो कल मैं जब डीपीएस पे शुरू करूँगा
तो आप से पूछ सकते हो कि सर यहाँ नहीं समझे या कोई प्रॉब्लम। इलॉजिकल चीज़ नहीं पूछना, जो जिस तरह से पढ़े हो जितनी बताएं उसी में से कोई डाउट हो तब, नहीं तो डीपीएसपी कल पढ़ाएंगे, कल खत्म। छोड़िए, इतना आर्टिकल को पढ़ा खत्म हो गया। चाहिए कौन से अधिकार समाज जाता